अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये इस तरह से मान लीजिए कि जैसे आपने अभी तक जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर निकाली, किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रही थी, स्ट्रेट कंडक्टर था, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रही है तो किसी इस वाले पॉइंट पर मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो आपने बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करके इस पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली। और आपको याद होगा वो आ गई आपको म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। एंड व्हाट इज आर? आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सर्कुलर एक लूप था जिसमें से करंट पास हो रही थी, ये मान लीजिए सर्कुलर लूप था, इसमें से करंट पास हो रही थी, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट थी, इस तरह से अगर करंट पास हो रही थी, तो आपने बीच वाले पॉइंट यानी सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता की, इसका भी आपने एक्सप्रेशन निकाला, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आर। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स एन है और करंट जो इसमें से पास हो रही है अगर उसकी स्ट्रेंथ आई है और रेडियस ऑफ द लूप अगर आर है, तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपको ये मिला। और यहाँ भी आपने बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो अप्लाई किया था। मतलब ये कि जितने भी केसेस आपने अभी तक किए, दो तीन केसेस जिनमें आपने किसी कंडक्टर में से, चाहे वो स्ट्रेट हो, सर्कुलर लूप हो, जब भी आपने उसमें से किसी कंडक्टर में से करंट पास की और फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है किसी पॉइंट पर मेजर करने की कोशिश की, उसके लिए एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश की, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो अप्लाई किया। लेकिन एक अल्टरनेट लॉ, एक एडवांस लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ एक बेसिक लॉ है, जिस तरह से आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ है। लेकिन इससे आगे फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक गॉस लॉ भी किया था, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आपको पता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वाली एक्सप्रेशन आप यूज करते थे और ये आपको कूलम्स लॉ से मिली थी। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू किया, लेकिन कुछ कंडक्टर्स, कुछ चीज़ों के ऊपर से, कंडक्टर्स नहीं मतलब जो चीज़ें चार्जड थी, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, फिर आपने उसके लिए गॉस लॉ जो है वो अप्लाई किया। ठीक इसी तरह से यहाँ भी बेसिक लॉ जो है वो आपने अप्लाई किया पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, और उसको हम बायो-सैवर्ट लॉ कहते हैं। और इसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और भी एक लॉ से निकाल सकते हैं और इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ये भी याद रखें कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो अभी हम करने जा रहे हैं, इस लॉ को आखिर में एक करेक्शन भी मिल गई जो क्लर्क मैक्सवेल ने इस लॉ में की थी। कभी कभी आप देखेंगे रेफरेंसेस पर, या अभी आप कभी यूट्यूब पर देखते हैं, तो वहां पर कभी एक और भी लॉ आता है इसके नाम जैसा ही, और उसको हम कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वो इस लॉ के ऊपर एक करेक्शन था जो मैक्सवेल ने किया, उसको छोड़ करके अभी हम इसका बेसिक ही देख रहे हैं। और जो आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना? तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली एक एडवांस लॉ है बायो-सैवर्ट लॉ के ऊपर, यानी बायो-सैवर्ट लॉ से की मदद से ही हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते थे बहुत सारे कंडक्टर्स में। लेकिन अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्या? ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मगर एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, उसको समझने के लिए पहले हमें एक पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अगर ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लीजिए एक पाथ है इस तरह से फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा पाथ है। और मान लीजिए हमें देखना है कोई चार्जेड पार्टिकल है हमारे पास Q या Q नॉट। ठीक है, चलिए Q नॉट रखते हैं। अगर ये पाथ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ये पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसकी मदद से ही हम ये समझना हमारे लिए आसान होगा।
अगर ये कहीं पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चार्ज को रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पर अगर कोई स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की और वो स्ट्रेंथ है E, तो वो E किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, F डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये तो आपने देखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज अपने आप पर एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स अगर F है, और ये कब फील करेगा फोर्स? जब इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो। मान लीजिए इस रीजन में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो है E, उसकी स्ट्रेंथ E है, तो ये चार्ज जो फोर्स अपने आप पर फील करेगा वो F है, तो वो E जो होगा वो किसके बराबर होगा? F डिवाइड बाई क्यू नॉट। और आप F को ढूंढना चाहें तो F इज क्यू नॉट इंटू E। मतलब ये हुआ कि ये पता चला हमें कि ये चार्ज अगर अपने आप पर कोई फोर्स फील करता है तो वो फोर्स कितना होता है? वो फोर्स होता है क्यू नॉट ई। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि इसने फोर्स एफ फील किया, अब इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो गया और वो फोर्स है एफ, और वो फोर्स कितना होगा? यकीनन क्यू नॉट ई। मान लीजिए कि ये चार्ज जो है इस फोर्स की वजह से यहां डिस्प्लेस हो रहा है along दिस पाथ, मान लीजिए यहां से यहां तक, और इस पाथ की लेंथ है dl, यानी एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इसकी हो रही है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज dl। तो अगर हम देखना चाहें कि कितना वर्क हो रहा है इस फोर्स की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिस वर्क, क्योंकि ये पार्टिकल, ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स है और उस फोर्स ने इसको धकेल दिया along a small displacement dl, तो कितना वर्क इस पर होगा? वर्क इस पर होगा F डॉट dl, स्मॉल वर्क हम लिख सकते हैं dw, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड dl यहां पर। ठीक है कि नहीं? तो इतना वर्क जो है इस चार्ज पर होगा। मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे, dw इज F डॉट dl। ठीक है, ये छोटा सा वर्क हो गया इस क्यू नॉट पर, जब ये क्यू नॉट इस dl में से डिस्प्लेस हो गया। अब अगर हम एक पूरा ही वर्क देखना चाहे फ्रॉम A टू B, यानी अगर ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव हो गया है, इस dl में नहीं बल्कि फ्रॉम A टू B, तो टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क होगा W, मान लीजिए work done in moving this charge from A to B is integration of F dot dl within the limits A to B। ये अब ये जो हमने यहां पर निकाला W इज इक्वल टू व्हाट? F डॉट dl फ्रॉम A टू B, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। याद रखें, क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स, क्योंकि इट इज एक्चुअली F डॉट dl फ्रॉम A टू B, इसको हम लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स कहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F के बदले F की वैल्यू हम देंगे, F का एक वैल्यू हमने देख लिया अभी, Q नॉट इंटू E इंटू dl A टू B। अब Q नॉट का तो इंटीग्रेशन हो गया नहीं, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आता हूं, मैं लिखूंगा W डिवाइड बाई Q नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, E डॉट dl विद इन द लिमिट्स A टू B। अब जरा देख लीजिए, जब यहां पर था इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dl, ठीक है ना, तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dl को क्या नाम दे दिया था? लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। अब यहां पर है इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, इसको हम नाम देंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है जरा बताइए? ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स है इसने क्या रिप्रेजेंट किया? वर्क को। ये हमें बताता है लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स विद इन द लिमिट्स A टू B, एक्चुअली हमें बताता है वर्क डन। ठीक है ना, इस फोर्स ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय द फोर्स इन टेकिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी इस पाथ पर मूव करवाने के लिए
इस पाथ पर ले जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो इस फोर्स ने वर्क किया है, उसको, उस वर्क का ही नाम हमने दे दिया, शाबाश, लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या है फिर, इट इज द, शाबाश, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट बाय व्हाट, द फोर्स। यहां पर है ना लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। line integral of force within the limits a to b. This is line integral of electric field within the limits a to b. What is this? When this is line integral of force, shabash, means work done by the force in taking the charge q naught from point a to point b. This is, shabash, line integral of electric field, yani same quantity but not work done by the force, it is the work done by the field, shabash, in taking the charge from point a to point b. अब मान के चलते हैं कि ये चार्ज जब पॉइंट ए से गया कहां तक, पॉइंट बी तक, और फिर ये यहां से आ गया और वापस आ गया पॉइंट ए तक, मतलब ये इस तरह से। अब अगर हमने पहले इस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब लिखा, शाबाश, किन दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के दरमियान, अगर हम इसको लिखेंगे फॉर द पाथ, पहले हमने लिखा इसको फॉर द पाथ, कौन सा पाथ, from point A to point B, which is from point A to point B. Line integral from A to point B is, shabash, E dot dl. अब अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे फॉर द क्लोज्ड पाथ, पूरे पाथ के लिए, यानी फिर से यहां तक ए बी और यहां से इस तरह, ठीक है ना, फॉर क्लोज्ड पाथ अगर हम लिखेंगे तो हम इस क्वांटिटी को, यानी ये जो आपका है E डॉट dl, इसको आप इस तरह से हम डिनोट करेंगे, E dot dl, line integral of electric field, but for the closed path। तो यहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा, शाबाश, किस चीज को, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, शाबाश, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस पाथ के लिए लिखेंगे, यानी इस कर्व के लिए या इस पाथ के लिए विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स एट बी, तो उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। और जब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे फॉर क्लोज्ड पाथ, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, और यहां पर ये सर्कल का निशान डाल देंगे, इट मींस लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड पाथ। अगर आपने देखा होगा तो ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हमने ये पहले पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक क्लोज्ड पाथ लेंगे तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ होता है वो जीरो होता है। ये हमारे पास एक एडिशनल टॉपिक हमने पढ़ा था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्लोज्ड पाथ के लिए, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बताते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, यानी किसी क्लोज्ड फील्ड में, क्लोज्ड पाथ में, मगर वो क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बल्कि वो क्लोज्ड पाथ मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा हो, तो हम इस रिलेशन को यानी इस क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे, शाबाश, B डॉट dl फॉर क्लोज्ड पाथ। अब इसका मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड पाथ, और इसका मतलब क्या है, शाबाश, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ। अब हमें जो एम्पियर सर्किटल लॉ में बताया गया है, जो एम्पियर ने हमें बताया, तो उसने हमें कहा कि जब करंट किसी कंडक्टर में पास होती है, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा हमें ऑरिस्टन ने पहले ही कहा है। तो अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज्ड लूप ले लेते हैं, क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं, तब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट क्लोज्ड पाथ is not zero but it is what it is
mu naught times the current passing through that conductor or the current threading in that closed path. म्यू नॉट यहां पर क्या है? म्यू नॉट यहां पर है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और आई क्या है? करंट। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि भाई अगर आप एक मान लीजिए समझाने के लिए हम एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेंगे, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है। मान लीजिए इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट यहां जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। अब आपकी जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये करंट कितनी है? ये करंट आई है। अब करंट आई जो है वो ऊपर जा रही है इस कंडक्टर में से। अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप जानते हैं इस स्ट्रेट कंडक्टर में से जब करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, इन द फॉर्म ऑफ लूप, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स, इस तरह से सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस कंडक्टर। मतलब ये आपका कंडक्टर है, इसमें से करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उनमें से मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है आप कोई भी लूप ले लीजिए, इसको हम एम्पियर लूप कहते हैं। मतलब यहाँ एक सर्कुलर लूप है, इसके इर्द गिर्द इसके बाहर दूसरा होगा, उसका रेडियस इससे ज्यादा होगा, इसके अंदर भी एक होगा, उसका रेडियस कम होगा। मतलब जब आपके पास एक कंडक्टर होता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वो सर्कल्स छोटे हो सकते हैं, कम रेडियस के हो सकते हैं, बड़े रेडियस के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी वही एक ऐसा ही एक सर्कुलर लूप है, लेकिन ये मैग्नेटिक लूप है तो लिहाजा हम इसको नाम यहाँ पर दे देते हैं, या तो मैग्नेटिक लूप कहते हैं अराउंड द कंडक्टर, या फिर हम इसको एम्पियर लूप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एम्पियर लूप है ये है कौन सा लूप? शाबाश, कंडक्टर ये है स्ट्रेट कंडक्टर। कहीं आप ये ना कहें कि सर्कुलर लूप में से करंट पास हो रही है, नहीं, सर्कुलर लूप में से कोई करंट पास नहीं हो रही है। सर्कुलर लूप सिर्फ एक इमेजिनरी मैग्नेटिक लूप है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उन्हीं मैग्नेटिक लूप्स में से ये भी एक मैग्नेटिक लूप है, ठीक है कि नहीं। करंट पास हो रही है इस कंडक्टर में से स्ट्रेट ऊपर की तरफ, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर अभी है। अब अगर आपने ये हमें क्या कहता है कि लॉ क्या कहता है? हमें लॉ कहता है कि मान लीजिए कि इस लूप पर ही आप एक एक इसका एक एलिमेंट्री पार्ट ले ले जिसकी लेंथ आप ले ले dl। आप डिसाइड कीजिए इस लूप की डायरेक्शन क्या है। पहले लूप की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए राइट हैंड थंब रूल की मदद से अगर आप देखेंगे तो इस लूप की डायरेक्शन होगी, अगर थंब हमें रखना है, हमें एज्यूम करना है कि हमने कंडक्टर को होल्ड किया इन अवर राइट हैंड एंड थंब इज रेज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दीज लूप्स, ये लूप्स जो है, अब ये इस तरह से घूम रही है मेरी उंगलियां, तो इसका मतलब इस लूप की डायरेक्शन ये होगी। अगर इस पॉइंट पर मान लीजिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मुझे बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा? एक लूप एज्यूम करूंगा, जो लूप इसी पॉइंट में से पास हो रहा है। और वो कहां से पास हो रहा है? वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि वो इस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, वहां से नहीं आ रहा है, यहां से जा रहा है। और मैं इस मान लीजिए वो ये लूप है और ये वाला लूप पॉइंट पी में से पास हो रहा है और यहाँ पर आपका पॉइंट पी है। आप इस पॉइंट पी पर इस लूप को टेंजेंट डाल दीजिए, तो वो टेंजेंट कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जाएगा। तो इसका मतलब मैं इस तरह से दिखाऊंगा, मान लीजिए ये टेंजेंट मैंने डाल दिया और ये टेंजेंट कहाँ है? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ये टेंजेंट इस तरह है, इस तरह है, अंदर की तरफ जा रहा है एट पॉइंट पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्कुलर लूप है वो ये है, और टेंजेंट ये मान लीजिए सर्कुलर लूप है ये वाला, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द एक लूप बन गया ये। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये कंडक्टर है, आपने देखा कि आपने कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ लिया, ठीक है ना। अब आप जरा देख लीजिए राइट, इसमें थंब को आपने कहाँ रखा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इस तरफ कर्ल हो गई, तो ये है लूप, ये कंडक्टर है, ये इसके इर्द गिर्द लूप है। और लूप की डायरेक्शन अब ऐसे मानी जाएगी क्योंकि फिंगर्स उसी तरफ कर्ल हो रही हैं। इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट डालना है।
देखिए आपने टेंजेंट डाल दिया। अगर ये लूप बाहर की तरफ आ रहा होता तो आप बाहर की तरफ टेंजेंट डाल देते, लेकिन ये लूप अंदर की तरफ जा रहा है तो आप अंदर की तरफ टेंजेंट डालेंगे। आप क्यों कह रहे हैं कि लूप अंदर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, क्योंकि आपको थंब रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपने यहाँ पर टेंजेंट डाल दिया पॉइंट पी पर इस लूप को, तो ये टेंजेंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। अब इसी लूप का एक पार्ट है ये डीएल। बताया जाता है कि एम्पेयर सर्किट लॉ में बताया जाता है कि अगर ये डीएल, अगर लूप की डायरेक्शन, अगर लूप की डायरेक्शन ये है तो डीएल की भी वही डायरेक्शन आपने माननी है। ठीक है ना? अब लूप जा रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट मींस आपको डीएल भी उसी तरफ मानना है। और लॉ में बताया गया है कि इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड सिट्रंगित है बी, सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एट दिस पॉइंट, अगर आप नजदीक आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? जब आप नजदीक वाले पॉइंट पर होंगे। वो वीक कहाँ होगा? जब आप दूर जाएंगे। ठीक है ना? अब आपका पॉइंट कहाँ पर है? इधर। तो इसका मतलब, ये हुआ कि जब आप पॉइंट पी पर क्या डाल देते हैं, टेंजेंट डाल देते हैं, तो जो यहाँ पर स्थिरांक है मैग्नेटिक फील्ड की, तो एम्पेयर सर्किट लॉ आपसे कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्लोज्ड लूप, इस पूरे क्लोज्ड लूप में जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। इस लूप में से जो करंट थ्रेड हो रही है, यानी इस कंडक्टर में से जो करंट आ रही है वो इस लूप में से थ्रेड हो रही है वो करंट, क्योंकि वो कंडक्टर में से पास हो रही हैं और कंडक्टर लूप के बीचों बीच है, तो इसका मतलब हम मानेंगे इट इज द करंट थ्रेडिंग द लूप। इस लूप में से थ्रेड हो रही है करंट, यानी इस लूप में से करंट पास नहीं हो रही है ऐसे, बल्कि इसमें से थ्रेड हो रही है करंट। इफ दैट करंट इज आई, इस आई की वजह से ही अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, मैग्नेटिक लूप बन गया है, तो हम इसे कहते हैं इट इज द करंट थ्रेडिंग द लूप। तो लॉ हमें कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। आप समझ गए? आप लॉ क्या कहता है? शाबाश। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन इंटीग्रल है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, इस इन ए क्लोज्ड लूप, इस क्लोज्ड लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड लूप, जैसे आपने यहां पर देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस क्लोज्ड लूप, इसी तरह से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over this closed loop, that is B integral of B dot dl is equal to the line integral of magnetic field over this closed loop is mu naught times the current threading the loop। जिस करंट की वजह से ये लूप उस करंट के इर्द गिर्द बन गया, म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्लोज्ड लूप। अब ये म्यू नॉट टाइम्स कब? व्हेन इन फॉर द फ्री स्पेस, यानी अब इस कंडक्टर को हमने कहाँ रखा है? फ्री स्पेस में, और जब ये पॉइंट भी कहाँ पर है? फ्री स्पेस में। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, इफ ए कंडक्टर या फॉर फ्री स्पेस, for free space the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the current threading the loop। ये स्टेटमेंट बनता है, इस स्टेटमेंट को आप नोट कीजिए। मैं इसके बाद इसका प्रूफ आपको बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फोन दिखा रहा है कि हमारे पास एनफ स्पेस नहीं है, स्पेस हमारी कम हो गई है। मैं कुछ वीडियोस को डिलीट करके इसका प्रूफ जो है दूसरे वीडियो में डाल देता हूँ। Thank you very much.